बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक वक्त था जब कहा जाता था कि बरतानवी सल्तनत में सूरज कभी गुरूब नहीं होता, क्योंकि इसकी सरहदें इतनी वसी थीं कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हमेशा दिन रहता था। 19वीं सदी के इख्तिताम तक बरतानिया ज़मीन के तकरीबन चौथाई हिस्से और करोड़ों इंसानों पर हुकूमत कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी ताकतवर सल्तनत जिसके बहरी बेड़े समुंदरों पर राज करते थे और जिसकी मईशत आलमी तिजारत की धड़कन थी, आखिर कैसे चंद दिहाइयों में बिखरने लगी? क्या ये ज़वाल अचानक आया या इसकी बुनियादें पहले ही कमज़ोर हो चुकी थीं? क्या दो आलमी जंगों ने सल्तनत की कमर तोड़ दी या नौ आबादियाती इलाकों में उभरती हुई कौम परस्ती ने इसे अंदर से हिला दिया? हकीकत यह है कि बरतानवी सल्तनत का इख्तिताम किसी एक जंग, एक मुआहदे या एक बगावत का नतीजा नहीं था, बल्कि एक तवील तारीखी अमल था जिसमें ताकत, मईशत, सियासत और अवामी ख्वाहिशात सब शामिल थीं। ये कहानी सिर्फ बरतानिया के ज़वाल की नहीं, बल्कि उस दुनिया की तश्कील की है जिसमें हम आज रहते हैं। आज हम इस सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आलमी सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ी और क्यों इसका आखिरी गुरूब जदीद तारीख का एक फैसला कुन लम्हा साबित हुआ। 19वीं सदी के वस्त तक बरतानिया दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्य क़ुव्वत बन चुका था। सनअती इनकलाब ने उसकी मईशत को बेमिसाल रफ्तार दी, कारखाने मुसलसल पैदावार कर रहे थे और बरतानवी जहाज दुनिया भर में सामान ले जा रहे थे। लंदन आलमी मालियाती मरकज़ बन चुका था और पाउंड स्टर्लिंग बैनुल-अक़वामी तिजारत की बुनियाद समझा जाता था। इस मुआशी ताकत ने बरतानिया को न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया, अफ्रीका और अमरीका में भी असर व रसूख कायम करने का मौका दिया। बरतानवी सल्तनत की वसअत हैरान कुन थी। शिमाली अमरीका के कुछ हिस्सों से लेकर कैरेबियन, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक इसका परचम लहरा रहा था। हिंदुस्तान, जिसे अक्सर सल्तनत का ताज कहा जाता था, मुआशी और स्ट्रेटेजिक एतबार से सबसे अहम कॉलोनी था। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे डोमिनियन इलाकों को अंदरूनी खुद मुख्तारी दी गई, लेकिन खारजा पॉलिसी और दिफा बदस्तूर लंदन के हाथ में थे। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका की तकसीम, जिसे आमतौर पर स्क्रैबल फॉर अफ्रीका कहा जाता है, ने सल्तनत की सरहदों को मजीद वसी कर दिया। बरतानिया ने मिस्र, सूडान, जनूबी अफ्रीका और कीनिया जैसे इलाकों में अपना कंट्रोल मजबूत किया ताकि तिजारती रास्ते महफूज रहें, ख़ास तौर पर नहर सुएज़ के ज़रिए हिंदुस्तान तक रसाई बरकरार रहे। बहरी ताकत इस पूरी हिकमत अमली की बुनियाद थी, क्योंकि बरतानवी रॉयल नेवी दुनिया की सबसे मजबूत बहरिया समझी जाती थी। समंदरों पर कंट्रोल का मतलब था तिजारत, रसद और फौजी नक्लो हरकत पर कंट्रोल। लेकिन इस ज़ाहिरी ताकत के पीछे चैलेंज भी मौजूद थे। यूरोप में जर्मनी और फ्रांस जैसी ताकतें तेज़ी से उभर रही थीं। जर्मनी की बहरी तौसी ने बरतानिया के लिए बराह रास्त खतरा पैदा किया, जिसने उसके रवायती बहरी गलबे को चैलेंज किया। इसी दौरान नौ आबादियाती इलाकों में मकामी आबादियों के अंदर कौम परस्ती के बीज बोए जा चुके थे, जो वक्त के साथ मजबूत होने वाले थे। पहली आलमी जंग ने इस तवाज़न को बदल दिया। अगरचे जंग के इख्तिताम पर फातिह ताकतों में शामिल था, मगर बरतानिया की मईशत शदीद कर्ज़ों तले दब चुकी थी। जंगी अखराजात ने मालियाती ज़खायर को कमज़ोर कर दिया और अमरीका बतौर आलमी माशी ताकत उभर कर सामने आया। बरतानिया अब पहले जैसी माली खुद मुख्तारी नहीं रखता था और उसे अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए नए इत्तेहादों और पॉलिसियों पर इन्हिसार करना पड़ा। जंग के बाद सल्तनत बज़ाहिर अपनी वसअत बरकरार रखे हुए थी, मगर अंदरूनी दबाव बढ़ रहा था। हिंदुस्तान में सियासी तहरीकें जोर पकड़ रही थीं और ख़ुद हुकूमती का मुतालबा वाज़ेह हो चुका था। आयरलैंड में भी मुज़ाहिमत ने शिद्दत इख्तियार की, जिसके नतीजे में 1921 में आयरिश फ्री स्टेट का क़याम अमल में आया। ये वाक़यात इस बात का इशारा थे कि सल्तनत की बुनियादें मुकम्मल तौर पर गैर मुतज़लज़िल नहीं रहीं। 1930 की दहाई में आलमी माशी बहरान ने हालात मज़ीद पेचीदा कर दिए। बरतानिया को अपनी इक़्तिसादी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी पड़ी और बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ। अगरचे सल्तनत अब भी वसी थी, लेकिन इसकी हिफाजत और इंतज़ाम के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे थे। दूसरी आलमी जंग के करीब आते आते ये वाज़ेह हो चुका था कि अगर एक और बड़ा तसादुम हुआ तो इसके असरात पहले से कहीं ज़्यादा गहरे होंगे।
जब 1939 में दूसरी आलमी जंग शुरू हुई तो बरतानिया ने एक बार फिर अपनी कॉलोनियों की अफरादी और माशी ताकत पर इन्हिसार किया। हिंदुस्तान, अफ्रीका और दीगर इलाकों से लाखों फौजी और रसायल जंगी कोशिशों में शामिल हुए। ताहम इस जंग ने सल्तनत को शदीद कमज़ोर कर दिया क्योंकि सनदी ढांचा मुतासिर हुआ, कर्ज़ों में इजाफा हुआ और आलमी ताकत का तवाज़न अमरीका और सोवियत यूनियन की तरफ मुंतकिल होने लगा। जंग के इख्तिताम तक ये सवाल खड़ा हो चुका था कि क्या बरतानिया अपनी आलमी सल्तनत को बरकरार रख सकेगा या तारीख एक नए दौर में दाखिल होने वाली है। दूसरी आलमी जंग के खात्मे पर बरतानिया बज़ाहिर फातिह ताकतों में शामिल था, मगर हकीकत में वो शदीद माशी दबाव और कर्ज़ों का शिकार हो चुका था। 1945 तक बरतानवी मईशत जंगी अखराजात से निढाल थी और अमरीका से लिए गए कर्ज़ों पर इन्हिसार बढ़ चुका था। जंग ने सनती पैदावार को मुतासिर किया और बरतानवी पाउंड की आलमी हैसियत कमज़ोर पड़ने लगी। इसी दौरान आलमी ताकत का तवाज़ुन वाज़ेह तौर पर अमरीका और सोवियत यूनियन की तरफ मुंतकिल हो रहा था, जिसने बरतानिया के लिए अपनी पुरानी साम्राज्यी हैसियत बरकरार रखना मुश्किल बना दिया। जंग के फ़ौरन बाद नौ आबादियाती इलाकों में आज़ादी की तहरीकें तेज़ हो गईं। हिंदुस्तान में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों वाज़ेह तौर पर बरतानवी इक़्तिदार के ख़ात्मे का मुतालबा कर रही थीं और 1942 की क्विट इंडिया तहरीक के असरात अभी ख़त्म नहीं हुए थे। बरतानिया के पास न तो वसाइल थे और न ही अवामी हमायत कि वो तवील अरसे तक एक वसी बर्र-ए-आज़म पर फ़ौजी कंट्रोल बरकरार रख सके। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी ने सल्तनत के दिल को जुदा कर दिया और ये पहला बड़ा इशारा था कि अब साम्राज्यी दौर इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी एक अलग वाक़या नहीं थी, बल्कि एक सिलसिले की शुरुआत थी। इसी साल बर्मा और श्रीलंका ने भी आज़ादी हासिल की और मशरक़ वस्ता में बरतानवी असर कम होने लगा। फ़लस्तीन का मैंडेट 1948 में ख़त्म हुआ और ख़ित्ते में नई सियासी हकीकतें सामने आईं। हर आज़ादी के साथ सल्तनत का जुग़राफ़िया सुकरता गया और लंदन की आलमी गिरफ्त कमज़ोर होती चली गई। अफ्रीका में सूरत हाल निस्बतन पेचीदा थी। 1950 और 1960 की दहाइयों में गाना, नाइजीरिया, कीनिया और तंजानिया जैसे ममालिक ने आज़ादी की राह इख्तियार की। बाज़ मकामात पर यह अमल निस्बतन पुरअमन था, लेकिन कुछ इलाकों में तशद्दुद और बगावत भी देखने में आई, जैसे कीनिया में माओ माओ तहरीक। बरतानिया को ये एहसास होने लगा कि नौ आबादियाती निज़ाम को बरकरार रखना न सिर्फ महंगा है, बल्कि इखलाकी और सियासी तौर पर भी मुश्किल होता जा रहा है। 1956 का सिवेज़ बहरान एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ, जब मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने नहर सिवेज़ को कौमी तहवील में लिया, तो बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल के साथ मिलकर फ़ौजी कार्रवाई की। ताहम अमरीका और सोवियत यूनियन दोनों ने इस मुदाखलत की मुखालफत की और बैन-अल-अक़वामी दबाव के बायस बरतानिया को पीछे हटना पड़ा। इस वाक़ये ने वाज़ेह कर दिया कि बरतानिया अब तन्हा आलमी फ़ैसले मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा और उसकी ख़ारजा पॉलिसी को नई हकीकतों के मुताबिक ढालना होगा। इसी दौरान बरतानवी सियासत में भी तब्दीलियां आ रही थीं। जंग के बाद लेबर हुकूमत ने फ़लाही रियासत की बुनियाद रखी और कौमी सेहत की खिदमत जैसे मंसूबे मुतारिफ करवाए। वसाइल अंदरूनी तामीर नौ पर खर्च हो रहे थे, जिसका मतलब था कि बैरूनी सल्तनत पर खर्च करने की गुंजाइश कम हो रही थी। अवामी राय भी आहिस्ता आहिस्ता इस ख्याल की तरफ माइल हो रही थी कि नौ आबादियाती निज़ाम अब माजी की चीज़ बन चुका है। 1960 की दहाई को अक्सर अफ्रीका का साले आज़ादी कहा जाता है, क्योंकि इसी अरसे में मुतअद्दिद बरतानवी कॉलोनियाँ आज़ाद हुईं। अगरचे कुछ इलाकों ने दौलत मुश्तरका के दायरे में रहने का इंतखाब किया, मगर वो अब खुद मुख्तार रियासतें थीं। बरतानिया ने अपनी पॉलिसी को बराह रास्त हुकूमत से ताउन और सिफारती ताल्लुकात की तरफ मुंतकिल किया। ये तब्दीली बज़ाहिर तदरीजी थी, मगर इसके असरात गहरे और मुस्तकिल थे। 1970 की दहाई तक बेशतर बड़ी कॉलोनियाँ आज़ाद हो चुकी थीं और सल्तनत का नक्शा तकरीबन मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। हांगकांग जैसे चंद इलाके अभी बाकी थे, मगर वो भी मुआहदों के तहत महदूद मुद्दत के लिए बरतानवी कंट्रोल में थे। बरतानिया अब एक यूरोपी ताकत के तौर पर अपनी शनाख्त तश्कील दे रहा था और 1973 में यूरोपी इकोनॉमिक कम्युनिटी में शमूलियत इख्तियार की।
یہ قدم اس بات کی علامت تھا کہ عالمی سامراجی کردار کے بجائے علاقائی تعاون کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ تمام واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ معاشی کمزوری، عالمی طاقت کا توازن، نوآبادیاتی قوم پرستی اور داخلی سیاسی ترجیحات سب نے مل کر سلطنت کے زوال کو تیز کیا۔ برطانیہ نے اچانک سب کچھ نہیں کھویا، بلکہ ہر دہائی کے ساتھ اس کی عالمی گرفت کم ہوتی گئی۔ سوال اب یہ نہیں تھا کہ سلطنت قائم رہے گی یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ اس کا اختتام کس شکل میں مکمل ہوگا اور اس کے اثرات کتنی دیر تک محسوس کیے جائیں گے۔ برطانوی سلطنت کے زوال کا حقیقی اور علامتی نقطۂ عروج کسی ایک میدان جنگ میں نہیں بلکہ عالمی سیاست کے بدلتے توازن میں سامنے آیا، اور اس کی سب سے واضح جھلک 1956 کے سوئز بحران میں دیکھی گئی۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی جانب سے نہر سوئز کو قومی تحویل میں لینے کے بعد برطانیہ نے فرانس اور اسرائیل کے ساتھ مل کر فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کی۔ برطانوی قیادت کو یقین تھا کہ وہ محدود عسکری طاقت کے ذریعے اپنی سابقہ حیثیت بحال کر لے گی اور مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر برقرار رکھے گی، لیکن حالات توقع کے برعکس ثابت ہوئے۔ امریکہ نے اس مداخلت کی کھل کر حمایت نہیں کی اور سوویت یونین نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا۔ عالمی مالیاتی دباؤ بڑھا اور برطانوی پاؤنڈ شدید دباؤ میں آ گیا۔ بالآخر برطانیہ کو بین الاقوامی دباؤ کے تحت اپنی افواج واپس بلانا پڑی۔ یہ پہلا موقع تھا جب واضح طور پر دکھائی دیا کہ برطانیہ اب آزادانہ طور پر عالمی سطح پر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا۔ سوئز بحران نے ایک تلخ حقیقت کو عیاں کر دیا کہ برطانوی سلطنت کی عالمی حیثیت اب امریکہ کی تائید کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس واقعے نے برطانوی عوام اور سیاسی قیادت دونوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ سامراجی کردار کو برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا۔ اس کے بعد افریقہ اور دیگر علاقوں میں آزادی کے عمل کو تیز کر دیا گیا اور نو آبادیاتی ڈھانچہ تیزی سے تحلیل ہونے لگا۔ یہ کوئی رسمی اعلان اختتام نہیں تھا، مگر عملاً یہ وہ لمحہ تھا جب سورج کے نہ ڈوبنے والی سلطنت کا سایہ سکڑ کر ایک محدود طاقت تک آ گیا۔ یہ تبدیلی صرف جغرافیائی نہیں بلکہ ذہنی بھی تھی۔ برطانیہ کو اپنی شناخت دوبارہ متعین کرنی تھی، ایک ایسی دنیا میں جہاں نو آبادیات کے بجائے قومی خود مختاری بنیادی اصول بن چکی تھی۔ سوئز کے بعد کی دہائیوں میں برطانیہ نے دولت مشترکہ کے ذریعے تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ تعلق حکمرانی کا نہیں بلکہ شراکت کا تھا۔ اسی موڑ پر یہ واضح ہو گیا کہ برطانوی سلطنت کا تاریخی باب بند ہو چکا ہے اور ایک نئے عالمی نظام کا آغاز ہو چکا ہے۔ سوئز بحران کے بعد برطانوی حکومت نے حقیقت پسندانہ انداز میں اپنی خارجہ اور سامراجی پالیسیوں پر نظر ثانی کی۔ 1960 کی دہائی میں افریقہ اور کیریبین کی متعدد کالونیوں کو آزادی دی گئی اور برطانیہ نے طاقت کے بجائے مذاکرات اور تدریجی انتقال اقتدار کو ترجیح دی۔ 1968 میں برطانیہ نے مشرق سوئز سے اپنی فوجی موجودگی کم کرنے کا اعلان کیا، جو اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ اب وسیع عالمی عسکری ذمہ داریاں نبھانے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ یہ فیصلہ علامتی طور پر اس طویل دور کے خاتمے کی نشاندہی کرتا تھا جس میں برطانیہ سمندروں کے پار براہ راست حکمرانی کرتا تھا۔ اگرچہ سلطنت تحلیل ہو رہی تھی، مگر اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے۔ دولت مشترکہ ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر ابھی جس کے ذریعے سابق کالونیاں اور برطانیہ باہمی تعلقات برقرار رکھ سکے۔ تاہم یہ تعلق برابری کی بنیاد پر تھا، نہ کہ بالادستی کے اصول پر۔ برطانیہ کی توجہ اب یورپ کی طرف مبذول ہو چکی تھی اور 1973 میں یورپی اکنامک کمیونٹی میں شمولیت نے اس نئی سمت کو واضح کر دیا۔ طویل المدتی سطح پر برطانوی سلطنت کے خاتمے نے عالمی سیاست کو گہرے طور پر متاثر کیا۔ ایشیا اور افریقہ میں درجنوں نئی ریاستیں وجود میں آئیں جنہوں نے سرد جنگ کے ماحول میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی۔ کچھ ممالک نے جمہوری نظام اپنایا، جبکہ بعض کو سیاسی عدم استحکام اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نو آبادیاتی سرحدوں اور انتظامی ڈھانچوں کے اثرات کئی خطوں میں آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ برطانیہ خود بھی تبدیل ہوا۔
साम्राज्य ताकत से एक मुतवस्सित यूरोपीय रियासत तक का सफ़र आसान नहीं था, मगर इसने अपनी मईशत, समाज और सियासत को नए आलमी हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश की। हिजरत के बढ़ते हुए रुझान ने बरतानवी माशरे को ज़्यादा मुतनव्वे बनाया और साबिक कॉलोनियों के साथ तारीखी रवाबित को नई शक्ल दी। इस तरह सल्तनत का खात्मा सिर्फ एक सियासी वाक़या नहीं था, बल्कि एक ऐसा अमल था जिसने बरतानिया और दुनिया दोनों की शनाख्त को अज़-सर नौ तश्कील दिया। बरतानवी सल्तनत का ज़वाल हमें ये याद दिलाता है कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए कायम नहीं रहती, चाहे वो कितनी ही वसी और मजबूत क्यों ना हो। तारीख में सल्तनतें उरूज पर पहुंचती हैं, अपनी क़ुव्वत का भरपूर इजहार करती हैं और फिर बदलते हुए आलमी हालात के साथ ढलने या बिखरने पर मजबूर हो जाती हैं। आज की दुनिया जिसमें दर्जनों आज़ाद रियासतें अपनी खुद मुख्तारी के साथ मौजूद हैं, इसी तारीखी अमल का नतीजा है। सवाल ये है कि क्या बरतानवी सल्तनत का खात्मा नागज़ीर था या बेहतर सियासी फैसलों से इसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती थी? आपके ख्याल में इस ज़वाल का सबसे बड़ा सबब क्या था? आलमी जंगें, मुआशी कमज़ोरी या नौआबादियाती कौम परस्ती? अगर आपको ये तारीखी सफ़र मालूमाती और फ़िक्र अंगेज़ लगा तो अपनी राय तबसरों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आइंदा भी तारीख के अहम मोड़ों को इसी गहराई और तहकीक के साथ समझ सकें।